सबसे पहले ये जानते हैं कि अरेस्ट होता क्या है। अरेस्ट जो है किसी पर्सन को अपनी कस्टडी में ले लेना, पुलिस ऑफिसर द्वारा किसी पर्सन को अपनी कस्टडी में रख देना। और कस्टडी में इसलिए रखते हैं क्योंकि उस पर्सन के खिलाफ ऐसा कोई शक पैदा होता है कि उसने ऑफेंस किया है। आफ्टर बीइंग टेकन इनटू कस्टडी में रखने के बाद उससे आगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर उस पर चार्ज लगाया जाता है, इसको बोलते हैं अरेस्ट। अब हम आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सेक्शन 41 कवर करेंगे सीआरपीसी का, जो कि बताता है व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर कब किसी इंसान को, किसी बंदे को अरेस्ट कर लेगा विदाउट वारंट। जो हमारा क्लॉज 1 है वो बोलता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। कोई भी पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। कब अरेस्ट करेगा? अगर पुलिस ऑफिसर के सामने, पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई बंदा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तब। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ये बहुत सीरियस ऑफेंस होते हैं। सेक्शन 2 सीआरपीसी में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है वहां पे। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को ये पावर रहती है कि वो विदाउट वारंट किसी भी बंदे को अरेस्ट कर ले। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर जो है उस बंदे को विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। हमारा जो बी है वो बताता है क्लॉज बी, अगेंस्ट हुम किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेन या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या फिर पुलिस ऑफिसर को शक है कि इसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल है और विद और विदाउट फाइन, तो वो उस बंदे को अरेस्ट कर लेगी। अब पुलिस ऑफिसर जो है किन किन कंडीशंस में सेटिस्फाई होके उस बंदे को अरेस्ट करेगी? अगर पुलिस ऑफिसर को ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेन, सस्पिशन और या फिर रीजनेबल इंफॉर्मेशन जो मिला है उसके बेसिस पे अगर पुलिस को लगता है कि इसको अरेस्ट करो, है ना। और क्यों अरेस्ट करना है, मतलब व्हाई अरेस्ट इज नेसेसरी इन दिस सेक्शन, तो हम देखेंगे कि जो हमारा ए यहाँ पे दे रखा है वो बोलता है कि टू प्रिवेंट, कि उस पर्सन को इसलिए अरेस्ट किया जाएगा ताकि वो आगे जाके कोई नेक्स्ट ऑफेंस ना करे, फर्दर ऑफेंस ना करे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए उस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में कोई भी बाधा ना लाए। थर्ड जो हमारे दे रखा है ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तब उस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा। फोर्थ दे रखा है ताकि वो किसी भी व्यक्ति को जो कि केस में इन्वॉल्व है उसके अगेंस्ट, उस व्यक्ति को डराए धमकाए नहीं, कोई भी फैक्ट जो है डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए कोर्ट या पुलिस ऑफिसर से, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा अगर लगता है कि वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद हमारा ई जो है वो बताता है कि जो व्यक्ति है उसको इसलिए भी अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि अगर कोर्ट में उसको बारी बारी बुलाया जाता है, किसी भी डेट पे, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे उसको बुलाया जाता है और वो व्यक्ति नहीं आता है तो उसको अरेस्ट कर लेंगे ताकि वो कोर्ट में जब भी उसकी रिक्वायर्ड हो कोर्ट में प्रेजेंट हो। अब दे रखा है एंड द पुलिस ऑफिसर रीजन रिकॉर्ड करेगा अरेस्ट करते वक्त और अपनी जो रीजन है वो राइटिंग में लिखेगा। प्रोवाइजो में दे रखा है, जो प्रोवाइजो है वो जो है हमारे यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर, ये प्रोवाइजो अमेंड हुआ था। इसको किस अमेंडमेंट के दौरान जोड़ा गया है मैं आपको बता दूं, वो 2010 में अमेंड हुआ था। और ये बताया गया है इसमें कि अगर कोई ऐसा केस बनता है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट पुलिस ऑफिसर जो है सारे केसेस में अगर उसको लगता है कि अरेस्ट नेसेसरी नहीं है तो भी वो अपनी राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करके बताएगा कि व्हाई अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी। अब जो हमारा बी ए है वो बोलता है कि जिसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है, जिस व्यक्ति के खिलाफ मिला है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहा है 7 साल तक, कोई भी ऐसा ऑफेंस करे जिसकी सजा 7 साल है या फिर डेथ सेंटेंस है, पुलिस ऑफिसर को बिलीव है कि उसने ऐसा करा है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। या फिर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब भगेड़ू कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है, कोर्ट से बता दिया गया है, कोर्ट ने बता दिया है कि ये भगेड़ू है, ये हमेशा ऑफेंस करता है, भाग जाता है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट कर सकती है। डी में दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति के पोजेशन में अगर कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो व्यक्ति है, अपने अंडर उसने एक स्टॉलन प्रॉपर्टी रखा है और उस प्रॉपर्टी के साथ वो कुछ भी करता है तो पुलिस के पास ये पावर है कि वो विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है।
अब जो ई है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर के काम में बाधा डाल रहा है, पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा है, पुलिस और लॉ कस्टडी पुलिस ऑफिसर से बच के भाग रहा है, अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिससे उसको कस्टडी में लेना है और वो कस्टडी से भाग रहा है तो उसको अरेस्ट करेंगे। एफ जो है बताया है हु इज रीजनेबल सस्पेक्टेड। अब जो आर्म फोर्सेज यूनियन के जो आर्म फोर्सेज हैं उसमें किसी की कोई व्यक्ति जो है उसमें जॉब करता है, उसमें उसकी नौकरी है और फिर भी वो भागे जा रहा है उस नौकरी से, कोई भी ऐसा रीजनेबल सस्पेक्ट मिलता है तो उसको अरेस्ट करेंगे। अब हमारा जी बताता है कि जिसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो कि एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, कोई एक्ट कमिट करता है, अगर वो जो एक्ट है वो इंडिया में कमिट किया जाए तो वो एक ऑफेंस होगा, है ना। तो अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया ऐसा कोई एक्ट कमिट करता है तो उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरेस्ट, अब यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन आप देखोगे, एक्स्ट्राडिशन एक ट्रीटी होती है, जो ट्रीटी साइन होती है टू कंट्रीज के बीच, कि अगर आपके कंट्री में अगर किसी बंदे ने ऑफेंस किया है और वो बंदा जो है वो हमारे कंट्री का हुआ, मतलब मैं यहाँ की हूँ, मैंने अगर कोई ऑफेंस किया यूएसए में जाके, तो यूएसए वाले यहाँ के जो यहाँ का जो भी लॉ है उसको कोर्ट है वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपकी जो बंदी है उसने ऐसे ऐसे किया है, फिर इंडिया का कोर्ट मुझे हैंडल करेगा, मुझे पनिशमेंट देगा। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। अब एच हमारा दे रखा है कि हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट ब्रीच ऑफ एनी रूल। अब सेक्शन 356 में जाना है आपको, सबसेक्शन 5 देखना है आपको, वहाँ पे अगर उस वहाँ का कोई भी रूल ब्रीच किया गया है, ठीक है, तो भी पुलिस ऑफिसर वहाँ पे अरेस्ट कर सकती है। आई जो है वो दे रखा है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज बीन रिसीव फ्रॉम अनदर। अब किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से, जैसे दो पुलिस ऑफिसर हैं तो एक पुलिस ऑफिसर से ऐसा इंफॉर्मेशन आता है कि भाई इसने बहुत बड़ा ऑफेंस किया है, वो रिटन में आता है या ओरल में आता है, कुछ भी आता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आता है इसने ऑफेंस किया है, ठीक है, उस पुलिस ऑफिसर का ऑर्डर रहता है कि भाई इसको अरेस्ट कर लो, मैं भी पुलिस ऑफिसर तुम भी पुलिस ऑफिसर, तो फिर अगर मैं नहीं अरेस्ट कर पा रहा हूँ तो तुम अरेस्ट कर लो, अगर तुम्हारे पास वो व्यक्ति आता है तो फिर जो है पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। मतलब अगर दूसरा पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कुछ देखा है कि विदाउट वारंट मैं इस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता हूँ, तो वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि विदाउट वारंट तुम भी इस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तो वो कर लेगा। अब यहाँ पे हमारा जो है ये सबसेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। सबसेक्शन 2 में देखते हैं, सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 no person concerned in non-cognizable offense or against whom complaint has been made or credible information has been received shall be arrested except under वारंट और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट है कि अगर किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है ना, कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट आई है या फिर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है या फिर कोई शक पैदा होता है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। उस व्यक्ति के खिलाफ अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि उसको अरेस्ट करो या फिर वारंट जारी किया है तभी वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो ये हो जाती है नॉन कॉग्निजेबल की बातें, जो कि आप सेक्शन 42 में पढ़ोगे। मतलब ओवरऑल सेक्शन 42 से रिलेटेड है ये, और इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो वारंट जारी करना और मजिस्ट्रेट का ऑर्डर अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को ज़रूरी है। उसके उस व्यक्ति के खिलाफ में कितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, यहाँ पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर और फिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर और वारंट जारी किया हुआ हो, तभी पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो हमारा ये सेक्शन हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं दूसरा सेक्शन। अब हम देखेंगे सेक्शन 41A। याद रहे सेक्शन 41A आपको तभी समझ आएगा जब आपने पूरा सेक्शन 41 कवर किया है। तो नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर एक नोटिस इशू कर रही है उस पर्सन के लिए जिसने ऑफेंस किया है। सबसेक्शन 1 हमारा बोलता है कि द पुलिस ऑफिसर शैल ऑन केसेस, पुलिस ऑफिसर जो है वो सारे केसेस में जहाँ पर अरेस्ट रिक्वायर्ड था फिर भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया है, जैसे कि सेक्शन 41 में जाएंगे, सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 देखेंगे तो वहाँ पर रीजनेबल कंप्लेन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ऑन रीजनेबल सस्पिशन के बेसिस पे पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट पर्सन को अरेस्ट कर रही है। तो अगर ये तीनों में से एक भी चीज़, जैसे कि किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई कंप्लेन मिली है, ठीक है, कंप्लेन है, तो पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस ऑफिसर को ऐसा इंफॉर्मेशन आता है कि उस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा कंप्लेन है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है,
तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस ऑफिसर सोचती है कि मैं इसको थोड़ा और इस बारे में जानकारी ले लेता हूँ, इसके बाद इसको अरेस्ट करूँगा। वहाँ पर अरेस्ट अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो वो नहीं करती है। तो आगे क्या होगा कि पुलिस जो है वो एक इशू करेगी नोटिस उस पर्सन को खुद के समक्ष लाने के लिए, कि वो किसी भी प्लेस पे पुलिस ऑफिसर एक इशू करेगी नोटिस कि आप हमारे सामने आइए। अब दूसरा जो है हमारा वो बताता है कि नोटिस जो इशू करता हो रहा है, नोटिस में जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो जो पर्सन ऑफेंस कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि वो उस टर्म्स को कंप्लाई करे, उस टर्म्स को फॉलो करे। तीसरा जो हमारा बताता है कि अगर व्यक्ति जो टर्म्स हैं नोटिस में, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी नोटिस में दे रखे हैं, अगर व्यक्ति उसको फॉलो करता है तो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा कि क्यों उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। हमारा सबसेक्शन 4 बोलता है कि वेयर सच पर्सन, अगर वो पर्सन किसी भी टाइम पे नोटिस के टर्म्स को फॉलो नहीं करता है, कंप्लाई नहीं करता है, मानता नहीं है, फेल हो जाता है मानने में, या फिर वो पुलिस के समक्ष नहीं आता है, वो अपनी आइडेंटिटी अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, वो खुद को पुलिस के समक्ष नहीं ला के रखता है, तो ऐसा होगा कि कंपिटेंट कोर्ट द्वारा ऑर्डर दी जाएगी कि उस पर्सन को अरेस्ट करो। मतलब कंपिटेंट कोर्ट द्वारा जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है उस बंदे को अरेस्ट कर लेगी। हमारा सबसेक्शन सारा कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन 41A कंप्लीट हो चुका है। इसमें यही बोला गया है कि अगर आप सेक्शन 41 में जाएंगे उसमें 3 चीज़ें दे रखी हैं, रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और तीसरी जो चीज़ है रीजनेबल सस्पिशन। इस बेसिस पे पुलिस जो है विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट बंदे को अरेस्ट कर रही है। लेकिन अगर पुलिस थोड़ा टाइम ले लेती है कि मैं इसको बाद में अरेस्ट करूँगा, थोड़ा टाइम लेने के बाद पुलिस जो है वो क्या कर सकती है, वो उस बंदे को नोटिस दे सकती है और नोटिस में टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे जिसको जो ऑफेंस कर रहा है उसको फॉलो करना है, और वो व्यक्ति अगर फॉलो नहीं करता है तो पुलिस जो है उस बंदे को अरेस्ट कर लेगी। ये हमारा सब सेक्शन 4 तक कंप्लीट हो चुका है और सेक्शन 41A भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 41B, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। यहाँ पे अरेस्ट करने का प्रोसीजर बताया गया है एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, और जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं यहाँ पे बताई गई हैं। एवरी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट कर रहा है तो वो अपने, जैसे हमने देखा है कि पुलिस ऑफिसर जब जो होते हैं वो खुद की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे लगाए रहते हैं, अपनी शर्ट पे छोटा सा उनका नाम लिखा होता है। तो यहाँ पर बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन, वो जो है विजिबल और क्लियर अपने नाम का एक आइडेंटिफिकेशन लगाए रहेंगे जिससे पहचानने में ईजी होगा। जो दूसरा है प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, एक मेमोरेंडम मतलब एक रिटन मैसेज होता है। मेमोरेंडम का मतलब कि वो एक ऐसा मेमोरेंडम बनाएंगे जहाँ पर अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 1 विटनेस, वहाँ पर अटेस्ट किया जाएगा एटलीस्ट 1 विटनेस, एक विटनेस की सिग्नेचर वहाँ पे होगी उस मेमोरेंडम में। जो अरेस्ट हो रहा है बंदा उसके लिए एक विटनेस होगा वहाँ पे, और वो विटनेस कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है उसका, या फिर उसके लोकेलिटी का कोई पर्सन हो सकता है। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसकी लोकेलिटी का कोई पर्सन हो सकता है। सेकंड, काउंटर साइन बाय पर्सन अरेस्टेड, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो भी वहाँ पे साइन करेगा। तीसरा है इन्फॉर्म द पर्सन, अब मान लो कि जो बंदा है वो अरेस्ट हो रहा है और उसकी फैमिली वहाँ पे नहीं है, उसकी लोकेलिटी के लोग वहाँ पे नहीं है, घर से कहीं दूर वो व्यक्ति अगर अरेस्ट हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको बताएगी कि ये आपकी राइट है कि आप किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली को, किसी रिलेटिव को आप बता सकते हो, ये आपका राइट है कि आप अरेस्ट हो चुके हो, ताकि जो फ्रेंड फैमिली जो भी होती है उनको ये पता चल जाए कि जो हमारे घर का आदमी है वो अरेस्ट हो गया है। तो हमारा ये सेक्शन 41B भी कंप्लीट हो चुका है और हम अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 41C। सेक्शन 41C में बताया गया है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में जो कंट्रोल रूम है उनके बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक पुलिस कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पे। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड केप्ट आउटसाइड द, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिस बोर्ड लगाएगी कंट्रोल रूम के बाहर सारे ही डिस्ट्रिक्ट में। ये जो कंट्रोल रूम होंगे सारे ही डिस्ट्रिक्ट में होंगे, और कंट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड रहेगा जहाँ पर नाम और पता लिखा रहेगा, जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसका नाम और पता। उसके बाद जिस भी पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसकी भी वहाँ पे जो नाम है और उसका जो डिजिग्नेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु मेड द अरेस्ट, उस पुलिस ऑफिसर के बारे में भी लिखा रहेगा और जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके बारे में भी। द कंट्रोल रूम एट पुलिस हेडक्वार्टर एट द स्टेट लेवल, अब जो कंट्रोल रूम है
स्टेट लेवल पे जो कंट्रोल रूम है पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है वो कलेक्ट करेगी टाइम टू टाइम सारे डिटेल्स, जो भी सारे डिटेल्स उस व्यक्ति के बारे में जो अरेस्ट हुए हैं, जिन पे चार्ज डाला गया है, उस व्यक्ति के बारे मतलब ऑफेंडर के बारे में सारे डिटेल्स कलेक्ट करेगी। और ये जो डिटेल्स है वो पुलिस हेडक्वार्टर स्टेट एट द स्टेट लेवल के पास आएगा। उस डिटेल्स को लिखा जाएगा वहाँ पे कि व्यक्ति पे क्या चार्ज है, ताकि जनरल पब्लिक को आसानी हो जानने में। तो हमारे ये सेक्शन 41C भी कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 41D देखते हैं। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन। अब यहाँ पे पर्सन की राइट है कि वो अपने पसंद का एडवोकेट से मिल सकता है ड्यूरिंग इंटरोगेशन। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है एंड इंटरोगेटेड बाय पुलिस, और पुलिस के पास आता है अरेस्ट होने के बाद, ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट। अब उसकी ये राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट के साथ मिल सकता है, दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंटरोगेशन में वो जो एडवोकेट है वो प्रेजेंट ही हो, लेकिन वो मिल सकता है अपने जो भी उसके चॉइस का एडवोकेट है उससे बात कर सकता है केस के बारे में। तो ये हमारा सेक्शन 41D भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 42 क्या बोलता है। अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अब यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर द्वारा नाम और पता नहीं बताने पे। व्हेन एनी पुलिस ऑफिसर हु इन द प्रेजेंस ऑफ व्हेन एनी पर्सन हु, कोई भी पर्सन पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तो पुलिस उससे डिमांड करती है कि आप अपना नाम और अपना पता हमें बताइए। और अगर इसके बाद नाम और पता बताने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नाम और पता फॉल्स है, तो ही मे बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर सकती है उस बंदे को जब तक कि उसका सही नाम और पता नहीं चल जाता। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जब सही नाम और पता चल जाता है तो ही शैल बी रिलीज्ड। पुलिस ऑफिसर उस बंदे को रिलीज़ कर देगी एक बॉन्ड एक्सिक्यूट करके, जो कि विद और विदाउट श्योरिटी होगा। उसके बाद वो बॉन्ड इसलिए कराती है ताकि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आ सके। प्रोवाइडेड दैट इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट, अगर यहाँ पे प्रोवाइजो में दे रखा है कि अगर वो पर्सन इंडिया का नहीं हुआ तब क्या करेंगे। अगर वो पर्सन इंडिया का नहीं होता है तो बॉन्ड जो होगा उसमें जो श्योरिटी है, वो श्योरिटी जो है वो इंडिया की ही होनी चाहिए। सबसेक्शन 3 बोलता है शुड द ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्न। अगर सही नाम और पता 24 घंटे के अंदर नहीं पुलिस लगा पाती है तो उसको वो आगे जो मजिस्ट्रेट के पास जो है सफिशिएंट श्योरिटी नहीं दे पाती है। जैसे कि पुलिस ऑफिसर जो है वो सही नाम और पता नहीं लगा पाती है, और वो जो इंसान है वो सफिशिएंट श्योरिटी या फिर बॉन्ड एक्सिक्यूट करने में फेल हो जाता है, तो 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया जाएगा। तो ये हमारा था सेक्शन 42। इसमें यही है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर उस बंदे से जाएगी, उसका नाम और पता पूछेगी। अगर लगता है कि गलत है तो फिर क्या करेगी, वो गलत होने के बाद अगर लगता है कि गलत नाम और पता है और जो व्यक्ति है वो बॉन्ड एक्सिक्यूट नहीं कर रहा है या फिर वो श्योरिटी नहीं दे रहा है, तो 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको खड़ा कर देगी। अब क्या करेंगे, अगर व्यक्ति जो है इंडिया का नहीं हुआ तो वो जो बॉन्ड भरेगा उसमें जो श्योरिटी है वो इंडिया की ही होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 43। सेक्शन 43 बोलता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अब यहाँ पे एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है और उसके प्रोसीजर दे रखी है इसमें। कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है और कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है। मतलब सिर्फ पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं है कि आप अरेस्ट कर लीजिए विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। यहाँ पर हम सबको ये पावर है कि अगर हमारे सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई किसी को किडनैप करता है, कोई किसी को जैसे कि कोई ऐसा घातक कुछ चीज़ करता है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है, तो क्या करेगा, एक नॉर्मल इंसान, एक प्राइवेट पर्सन उस बंदे को अरेस्ट करके पुलिस के समक्ष ले जाएगा पुलिस स्टेशन में। जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा उसकी कस्टडी में उस व्यक्ति को दे देगा। अब हमारा सबसेक्शन 2 है कि अगर इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट। अब अगर ऐसा लगता है कि सेक्शन 41 जो अगर आप सेक्शन 41 पढ़ोगे तो उसमें लगता है कि ये जो
कॉग्निजेबल ऑफेंस इसने किया है, ये सेक्शन 41 में आता है, तो पुलिस क्या करेगी, उसको वापस से अरेस्ट कर लेगी और उसको लगेगा कि नहीं भाई ये इतना कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था, इसको खामखा में प्राइवेट पर्सन यहाँ पर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेके आ गया है, तो पुलिस उसको बेल दे देगी, छोड़ देगी। या फिर अगर उसको लगेगा कि नहीं सच में इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है जिसके खिलाफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है या कोई कंप्लेन है, तो उसको रीअरेस्ट कर लेगी पुलिस, वापस से अरेस्ट कर लेगी। सबसेक्शन 3 बोलता है इफ़ देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट, अगर ऐसा लगता है कि बंदे ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस जो है उससे नाम और पता पूछ रही है और वो मना कर देता है, नहीं बताता है और गिव्स, और जो ऐसा नाम और पता बताता है जो कि फॉल्स है, तो अब सबसेक्शन जो हमारा सेक्शन 42 है उसके हिसाब से डील किया जाएगा। लेकिन बट देयर इज़ नो सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट ही हैज़ कमिटेड एनी ऑफेंस, अगर ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिससे लगता है कि इसने कोई ऑफेंस किया है, तो उस बंदे को छोड़ दिया जाएगा। मतलब इसमें यही दे रखा है कि अगर लगता है पुलिस ऑफिसर को कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और वो नाम और पता पूछती है और व्यक्ति गलत बताता है, तो क्या करेगा, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष दे देगा या फिर सही नाम और पता लगाएंगे। लेकिन अगर लगता है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, सफिशिएंट रीज़न नहीं है हमारे पास, हम इसको क्यों अरेस्ट करें, तो उसको छोड़ देगी पुलिस ऑफिसर। ये हमारा हो गया सेक्शन 43। सेक्शन 44 है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, जो है मजिस्ट्रेट कैसे अरेस्ट कर रहा है। सबसेक्शन 1 है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, कोई भी ऑफेंस मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर होती है, ठीक है, कमिट करता है कोई जहाँ पर मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने, वेदर एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल, मजिस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, एक्सिक्यूटिव भी हो सकता है, जुडिशियल भी हो सकता है और उसके जुरिस्डिक्शन में हो रहा है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो ही में हिमसेल्फ वो खुद जाके उस बंदे को अरेस्ट कर लेगा, नहीं तो वो किसी को ऑर्डर दे देगा, किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, प्राइवेट पर्सन, आपको, हमको, किसी और को, किसी को भी ऑर्डर दे सकता है कि उसको अरेस्ट करो, एंड मे दे आर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न, और जो भी है अब आगे की उस ऑफिसर को कस्टडी में ले उस जो प्राइवेट पर्सन है जो ये ऑफेंस कर रहा है, ऑफेंडर को कस्टडी में ले लेगा। मतलब यही है कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप कोई भी ऑफेंस कर रहे हो तो वो जो है आपको अरेस्ट कर सकता है। सबसेक्शन 2 है एनी मजिस्ट्रेट वेदर एक्सिक्यूटिव या जुडिशियल, ये जो हमारा सेक्शन 44 है इसमें दोनों मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया गया है, वेदर एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल। तो एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम अरेस्ट, किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकता है, इन हिज प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस में, उसके जुरिस्डिक्शन में, ऑफ एनी पर्सन हुज अरेस्ट ही इज़ कम्पिटेड एट द टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस। अब जो अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो वारंट जारी कर सकता है तो वो वारंट जारी करेगा, नहीं तो वो डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा। ये हमारा सेक्शन 44 भी हो गया। सेक्शन 45 देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। ये सेक्शन देखने में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। नॉट withstanding anything contained in section 41 to 44, नो मेंबर ऑफ, आप कोई भी आर्म फोर्सेस का अगर मेंबर है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी के दौरान अगर कोई भी ऑफेंस करता है तो यहाँ पर अरेस्ट करने से पहले पुलिस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये परमिशन लेगी। तो सबसेक्शन 1 में यही बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो आर्म फोर्सेस का मेंबर है, वो कोई भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई भी ऑफेंस करता है, जैसे किसी की हत्या कर देना, तो अगर ऐसा कुछ करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बोलेगी कि इस बंदे को अरेस्ट करो, तब पुलिस काम करेगी। सबसेक्शन 2 में सेम वही है, बस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे परमिशन चाहिए होगा, है ना। तो ये सेक्शन बहुत ही ईजी था, बस देखने में लंबा लगता है। और बाकी यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है कि प्रोवाइडेड दैट इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी पर्सन, ये मुझे लगता है कि कोई दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 46 ये है, तो हमारा सेक्शन 45 इतना ही बोलता था। सेक्शन 46 में देखते हैं अरेस्ट हाउ मेड। तो सेक्शन 46 बोलता है इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शैल एक्चुअल। अब अरेस्ट यहाँ पे दिया गया है कि अरेस्ट करेंगे कैसे, तो अरेस्ट जो है पुलिस ऑफिसर जो है सामने वाले व्यक्ति को टच कर सकती है, उसको कन्फाइन कर सकती है कि तुम अब हिल नहीं सकते, तुम अब आगे नहीं बढ़ सकते, तुम हमारी कस्टडी में हो। ये दोनों ही यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे करके पुलिस जो है बंदे को अरेस्ट कर सकती है, वो बोल के अरेस्ट कर सकती है या फिर अपने एक्शन से
अरेस्ट कर सकती है। प्रोवाइजो में दिया गया कि अगर विमेन को अरेस्ट करना है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू कंट्रारी, हर सबमिशन टू कस्टडी एंड ओरल, उसको मुंह से बोला जाएगा, मतलब ओरली उसको बोला जाएगा कि आपको हम अरेस्ट करते हैं। अगर मेल पुलिस ऑफिसर है तो, अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर है तो वो उसको टच भी कर सकती है, टच करके अरेस्ट कर सकती है, अदरवाइज मेल पुलिस ऑफिसर टच नहीं कर सकता। सबसेक्शन सेकेंड है हमारा कि इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट, पर्सन है फोर्सिबली, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेट द अरेस्ट, सामने वाला व्यक्ति है, ऑफेंडर है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, वो अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, नहीं मुझे मत पकड़ो, छीना झपटी कर रहा है, तो फिर पुलिस को जितना फोर्स लगाना है वो लगा सकती है। सबसेक्शन 3 है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू, अब पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं है कि आप अरेस्ट ऐसे करो जैसे सामने वाले की जान निकल जाए, ठीक है, इतना फोर्स मत यूज़ कर दो कि सामने वाले की जान निकल जाए। और आप जिसको अरेस्ट कर रहे हो अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जिसकी सज़ा डेथ सेंटेंस है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब अगर उसने किसी का मर्डर नहीं किया, उसने किडनैपिंग नहीं की, अगर ऐसा कुछ सीरियस क्राइम उसने नहीं किया है तो आप उसको ऐसे अरेस्ट मत करो कि उसकी जान निकल जाए, है ना, मतलब रीजनेबल फोर्स ही यूज़ करना है। उसके बाद हमारा जो 4 है वो बताता है कि सेव इन एक्सेप्शनल सब्सटेंसेस, अब विमेन के बारे में बताया गया है कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले, ठीक है, विमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो उस जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उससे पहले ऑर्डर लिया जाएगा कि इस महिला को अरेस्ट करना है, वो ऑर्डर देगा, उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। तो हमारा ये 46 भी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 47 देखते हैं। सेक्शन 47 जो है हमारे यहाँ पे, सेक्शन 47 ये नहीं है, यहाँ पे 46 मेरे ऐप में कोई प्रॉब्लम है। सेक्शन 47 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, तब तक के लिए। और वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन पार्ट सेकंड बना दूँगी, जिसमें सेक्शन 47 से लेके बाकी के सेक्शन कवर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।